अध्याय 31 पछतावा पकड़। जैसे ही लिन मिंग ने दोनों अधिकारियों को हाथ में रस्सी लेकर आते देखा, लिन मिंग ने अपनी आस्तीनें हिलाई और ठंडे स्वर में कहा, आप मुझे बांधना चाहते हैं, लेकिन एक बार ऐसा करने के बाद आपके लिए अच्छा परिणाम नहीं होगा। आप इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं, इसके बारे में सोचो भी मत। एक बार जब तुम मेरे हाथ में आ जाओगे तो तुम कभी बच नहीं पाओगे। हा। जैसे ही स्थिति की सफलता उनके सिर पर चढ़ी, वांग यीगाओ खुशी से कुछ 100 बार हंसे। भले ही वह घायल था, उसकी मुस्कुराहट भद्दी थी और इसके अलावा इनमें स्पष्ट रूप से यह सुझाव था कि वह चाहता था कि जेल में लिन मिंग के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना हो। वांग यीगाओ ने अपना सिर घुमाया और देखा कि झाओ मिंगशान उसके चेहरे पर एक बदसूरत और घृणित अभिव्यक्ति के साथ उसे घूर रहा था। वांग यीगाओ ने खांसते हुए थोड़ी शर्मिंदगी के साथ कहा, भाई झाओ, मैं आपको स्थिति की जांच करने दूंगा। मैं थोड़ा क्रोधित था और अति प्रतिक्रिया व्यक्त की। यह छोटा चूहा बहुत ज्यादा घमंडी था। लिन मिंग ने खुद को झाड़ा और झाओ मिंगशान से कहा, 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस प्रवेश परीक्षा की सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है। किसी ने मुझे इस मुख्य सड़क पर भाले से कुचलने की कोशिश की थी और आप नहीं आए। किसी ने मूर्खों के झुंड से मुझे पिटवाकर और मुझे विकलांग बनाकर मेरी मौत की साजिश रचने की कोशिश की, और आप नहीं आए। और फिर भी जब मैं आखिरकार भाले से जवाबी हमला करता हूं, तो आखिरकार तुम आते हो, और आपने देखने वाली भीड़ से कोई सवाल पूछने की कोशिश भी नहीं की और अकेले ही फैसला कर लिया कि मैं दोषी हूं। क्या आप मेरे साथ खेल रहे हैं? लिन मिंग ने प्रत्येक शब्द का उच्चारण धीरे धीरे किया, और प्रत्येक शब्द दंडित कर रहा था और झाओ मिंगशान का दिल डूब गया। इस बच्चे में वाकई कुछ दम था। इस स्थिति में वह इतना शांत कैसे रह सकता था? वह किस पर भरोसा कर रहा था? झाओ मिंगशान ने लिन मिंग की ओर देखा और निर्णय लिया कि वह इस मामले को और अधिक नहीं खींच सकते और गुस्से में कहने लगे, यह आधिकारिक व्यवसाय है। प्रक्रिया पर टिप्पणी करना आप जैसे लोगों पर निर्भर नहीं है। उसे बांध दो। जब उसने आदेश जारी किया, तो रस्सी पहले ही लिन मिंग की गर्दन के चारों ओर कसकर लपेटी जा चुकी थी। भले ही लिन मिंग सक्षम थे, झाओ मिंगशान पहले से ही शारीरिक परिवर्तन के चौथे चरण में थे, इसलिए उन्होंने विरोध नहीं किया। इसी समय भीड़ में से एक परिचित आवाज चिल्लाई, रास्ता बनाओ, मुझे अंदर जाने दो। लिन मिंग ने ऊपर देखा और एक मोटे युवक को लोगों की भीड़ के बीच से गुजरते हुए मुड़ते और सिकुड़ते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसके हाथ में एक खड़खड़ाता हुआ लंच बॉक्स था। ये लिन जियाओडोग था। जब लिन मिंग अभी कुछ समय पहले ध्यान कर रहे थे, लिन जियाओडोग नाश्ता खरीदने गए थे और हंगामा देखने के लिए वापस आए ही थे। जैसे ही लिन शियाओडोग ने लिन मिंग की गर्दन के चारों ओर लिपटी रस्सी को देखा, उसका दिल अचानक भड़क गया। शतर, तुम लोगों ने उसे क्यों बांध रखा है? झाओ मिंगशान को नहीं पता था कि यह बहादुर मोटा लड़का कहां से आया था, और वो उसे दूर फेंकने के लिए आदेश देने की तैयारी कर रहा था, जब उसने अपनी आंख के कोने में प्रकाश की हल्की चिंगारी देखी। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया तो उसने देखा कि लिन मिंग के हाथ में हल्की सी आग जल उठी थी। ध्वनि संचारित तावीज। झाओ मिंगशान की आंखें चौड़ी हो गईं। तावीज आवाजों को रिकॉर्ड कर सकता है और उन्हें स्थानांतरित कर सकता है। उनका उपयोग संवाद करने के लिए किया जाता था। इस लड़के ने स्पष्ट रूप से अभी अभी उनकी जानकारी के बिना इसका उपयोग किया था और उनकी बातचीत को रिकॉर्ड किया था और इसे प्रसारित किया था। यह आदमी। झाओ मिंगशान ने जैसे ही इस युवक को देखा, उसे हवा में एक अकथनीय ठंडक महसूस हुई। आज उसने उसे नाराज कर दिया है, बाद में वह बदला लेने की फिराक में आएगा। ऐसा लगता था कि उसे वास्तव में वांग यीगाओ की मूर्खतापूर्ण योजनाओं को सहन करना होगा और उसे मारना होगा, अन्यथा उसकी भविष्य की परेशानियों का कोई अंत नहीं होगा। लेकिन उसने ताबीज किसे प्रेषित किया है? लिन मिंग ने स्वाभाविक रूप से मिस्टर मुई को तावीज भेजा था। इससे पहले
मुई और लिन मिंग ने शिलालेख तकनीकों के बारे में सुझावों का आदान प्रदान किया था और अच्छे दोस्त बन गए थे। मुई ने उससे कहा था कि जब तक मार्शल क्वार्टर है, तब तक वह स्काई फॉर्चून सिटी में अपनी पूर्ण सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। जब तक कोई परेशानी थी, वो उसे सूचित करने के लिए ताबीज भेज सकता था। हालांकि लिन मिंग बहादुर और साहसी थे, लेकिन वह एक क्रोधी व्यक्ति नहीं थे जो संभावित परिणामों पर ध्यान दिए बिना अपने आवेगों को बिना सोचे समझे अपने कार्यों को निर्देशित करने देते थे। इससे पहले कि वह वांग येगाओ पर हमला करता, उसके पास पहले से ही इस स्थिति के लिए एक योजना थी। वह इस तरह के एक छोटे से मामले को ऐसा नहीं होने देना चाहता था जो उसे रोक सके। वह बस भविष्य में मुई पर एहसान करना चाहता था। हालांकि मुई सरकार में थे और क्राउन प्रिंस के शिक्षक के रूप में अदालत में सेवा कर रहे थे, लेकिन वह अदालत के अधिकारी नहीं थे। अपने दिल में वह अभी भी दुनिया का आदमी था, और जो लोग उस दुनिया में रहते थे वे बाकी सबसे ऊपर वफादारी और दोस्ती को महत्व देते थे। मुई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आसानी से या बिना सोचे समझे किसी भी बात को बोल देता था या उस पर सहमत हो जाता था। जब उसने लिन मिंग का दोस्त बनने के लिए कहा था, तो उसने अपने दिल में पूरे विश्वास के साथ ऐसा कहा था। ध्वनि प्रसारित करने वाले तावीज से रिकॉर्डिंग सुनकर मुई को उस स्थिति की अच्छी समझ हो गई जो घटित हो रही थी। उसने घृणा से आह भरी। उन्हें हमेशा उन सरकारी अधिकारियों या छोटे अधिकारियों से घृणा होती थी जो शक्तिशाली लोगों का पक्ष लेते थे। ये बताने की जरूरत नहीं है कि लिन मिंग उनके करीबी दोस्त थे। उनके पीछे एक अथाह गुरु भी था। भले ही उनका इस मामले से कोई लेना देना न हो, फिर भी वे इसमें दखल देंगे। जब नौकरशाही की सभी बकवासों से निपटने की बात आई तो मुई ढीले थे और कई शक्तिशाली लोगों को नहीं जानते थे जो इस स्थिति को तुरंत संभाल सकते थे। इससे निपटने के लिए वह केवल अपने छात्र क्राउन प्रिंस यांगलिन के बारे में सोच सकता था। उन्होंने यांगलिन को ध्वनि संचारित करने वाला एक तावीज भेजा। क्राउन प्रिंस यांगलिन ने हमेशा अपने शिक्षक की गहरी प्रशंसा और सम्मान किया था। यदि मुई ने उनसे कोई मामला मांगा, तो वह स्वाभाविक रूप से उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तो यांगलिन ने फिर पुलिस विभाग के मंत्री को एक व्यक्तिगत संदेश भेजा। सम्राट और युवराज ने एक अद्वितीय बैंगनी सोने की ध्वनि संचारित करने वाले तावीज का उपयोग किया। इस समय मंत्री एक उपपत्नी को गले लगा रहे थे और उसके साथ कुछ रोमांटिक समय का आनंद लेते हुए खिलखिला रहे थे। जैसे ही उसने बैंगनी सोने की चमक देखी, वह तुरंत अपनी कुर्सी से लुढ़क गया। यह संदेश क्राउन प्रिंस के ध्वनि संचारक ताबीज से था। जब उसे पता चला कि क्राउन प्रिंस ने उसे संदेश क्यों भेजा था, तो मंत्री को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर पत्थर मार दिया हो। उसके पैर जेली में बदल गए और उसे घुटन महसूस हुई जब उसने कहा, इस नीच व्यक्ति को सख्त न होने के लिए माफ कर दो। मेरी निगरानी में वास्तव में कमी थी। उसके कहे हर शब्द से उसका दिल धड़कने लगा। वह निश्चित रूप से जानता था कि झाओ मिंगशान किस प्रकार का व्यक्ति था। वह जनरल वांग के महल रक्षक का हिस्सा था और वह युवक अनिश्चित पृष्ठभूमि का लड़का था। ये देखना आसान था कि झाओ मिंगशान इस मामले को कैसे संभालेंगे, लेकिन यह लड़का अप्रत्याशित रूप से क्राउन प्रिंस का व्यक्ति था। झाओ मिंगशान, तुम अपनी मां के जैसे कमीने हो। तुमने वास्तव में मुझे, तुम्हारे पिता को, ऐसी मुसीबत झेलनी पड़ी। नरक की तरह। तुमने उसे क्यों बांधा? लिन जियाओडोंग घबरा गया और फूल गया। झाओ मिंगशान ने अपना हाथ लहराया और लिन जियाओडोंग की ओर इशारा किया। आधिकारिक व्यवसाय में बाधा डालना और पुलिस बल के कप्तान का अपमान करना। अधिकारियों, उसे मेरे लिए बांध दो। झाओ मिंगशान ने लिन शियाओडोंग को पकड़ने के लिए 2 अधिकारी भेजे। अधिकारी अधिकतर शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण में थे, और वे वांग येगाओ जैसे कुछ चलने वाले आलू नहीं थे। उनके पास ठोस नींव और युद्ध प्रशिक्षण था। लिन जियाओडोंग केवल प्रथम चरण पर था, लेकिन भले ही वह विरोध नहीं कर सका, फिर भी उसने थोड़ा संघर्ष किया और गुस्से में बत्तख की तरह चिल्लाया, तुमने मुझे छूने की हिम्मत की। तुम्हें मेरा चेहरा याद है।
मैं इसे पूरे ब्याज के साथ तुम्हें लौटा दूंगा। उसका मुंह बंद करो, झाओ मिंगशान ने थोड़ा उन्मत्त होकर कहा, और एक आदमी ने लिन शियाओडोंग के होठों के बीच कपड़े की पट्टी से उसका मुंह बंद कर दिया। परिणाम ये हुआ कि शापों की अविरल धारा एक अश्रव्य कर्कश ध्वनि बन गई। चल दर। जैसे ही झाओ मिंगशान ने अपना हाथ लहराया, वे लिन मिंग और लिन जियाओडोंग को घोड़ों की पीठ पर बांधकर सड़क पर चल पड़े। कुछ ही देर में वे सड़क से कई मील नीचे पहुंच चुके थे। वांग यीगाओ उनके पीछे था। वह अचानक हंसा और कहा, भाई झाओ, उन्हें नीचे रखो, चलो उन्हें खींचकर ले आओ। वह उन दोनों व्यक्तियों को सरपट दौड़ते घोड़ों के पीछे खींचना चाहता था। यह दिलचस्प था, लेकिन झाओ मिंगशान ने कोई जवाब नहीं दिया। इसी समय अचानक उसके सामने एक लाल बत्ती चमकी जो प्रकाश के ढेर में बदल गई। यह ध्वनि प्रसारित करने वाला ताबीज था। ध्वनि संचारित करने वाला तावीज ध्वनि को सीधे किसी के दिमाग तक पहुंचा देता है, दूसरा उसे सुन नहीं पाता। फ्लैश खत्म हो गया। झाओ मिंगशान की आवाज में पुलिस विभाग के मंत्री की अधिकतम तीव्रता से दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। अपनी मां को चोदो और मेरी बात सुनो। उन लोगों को रिहा करो। क्या आप जानते भी हैं कि उस लड़के के पीछे कौन है? ये युवराज है। क्या तुम मेरे विरुद्ध विद्रोह करना चाहते थे? आप किसी ऐसे व्यक्ति को छूने का साहस भी करते हैं जो क्राउन प्रिंस का व्यक्ति हो? तुम्हारी कमबख्त मां, क्या तुम्हें यह भी पता है कि चरित्र को मृत कैसे लिखा जाता है? यदि तुम मरना चाहते हो तो मुझे अपने साथ मत घसीटो। झाओ मिंगशान, मैं तुम्हें कसम खाता हूं कि अगर कोई मुझे परेशान करने आएगा तो मैं तुम्हें खुद ही मार डालूंगा। झाओ मिंगशान को इतनी जोर से डांटा गया कि उसे लगा कि उसका सिर फट जाएगा। उसका पूरा शरीर अकड़ गया और उसका दिमाग शून्य हो गया। युवराज। झाओ मिंगशान ने अचानक घोड़ों को रोक दिया और अपने जबड़े खोलकर लिन मिंग की ओर देखा। लिन मिंग भी उसे उसी शांत और उदासीन नजरों से देख रहा था जैसे वह हमेशा से था, जैसे वह कोई साधारण विदूषक हो। उसे ध्वनि संचारित करने वाले तावीज की याद आई जिसे लिन मिंग ने भेजा था। वह क्राउन प्रिंस के लिए था। युवराज का अस्तित्व किस प्रकार का था? वह सिर्फ एक युवा पुलिस कप्तान था। संभवतः उसे अपने जीवन में कभी भी क्राउन प्रिंस से संबंधित किसी चीज का सामना नहीं करना पड़ेगा। अवर्णनीय शब्दों से उसका हृदय धक से रह गया। आखिरकार उसे लिन मिंग की नजर के पीछे का मतलब समझ में आ गया। मैं कहता हूं, भाई झाओ, अब एक अच्छा समय है। वहां कोई नहीं देख रहा है, इसलिए किसी भी स्थिति में चलो उन्हें अपने साथ खींच लें। उन्हें मरना नहीं चाहिए। वांग यीगाओ ने मुस्कुराते हुए और हे के साथ कहा, मैं तुम्हारी मां को खींच कर ले जाऊंगा। जब उसने वांग यीगाओ को यह बकवास बोलते हुए सुना तो उसे अपनी तलवार निकालने और उसे आधा काट देने की इच्छा हुई। यदि यह मूर्ख न होता तो वह इस मुसीबत में कैसे पड़ सकता था? हर कोई उतरो, उन्हें रिहा करो। जैसे ही झाओ मिंगशान ने यह आदेश दिया, उनके लोग चौंक गए। वांग यीगाओ भी हैरान थे। उन्हें रिहा करो। वांग यीगाओ पूर्ण मूर्ख नहीं था। उसने उस ध्वनि संचारित ताबीज के बारे में सोचा। क्या यह संबंधित था? हालांकि झाओ मिंगशान ने आदेश के अलावा और कुछ नहीं कहा। वांग यीगाओ घटनाओं के इस मोड़ से बहुत नाखुश थे और बहस करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उसी समय एक और ध्वनि संचारित ताबीज भी उनके सामने आग की लपटों में घिर गया। संदेश सुनते ही वांग यीगाओ लगभग फर्श पर गिर पड़े। यह ध्वनि संचारित करने वाला तावीज था जिसे उनके पिता ने व्यक्तिगत रूप से भेजा था। उसमें केवल कुछ शब्द थे, तुरंत मेरे पास लौट आओ। वांग यीगाओ अपने पिता के स्वर में ठंडक महसूस कर पा रहे थे। उसे इसमें कोई संदेह नहीं था कि जब वह वापस आएगा तो उसे पीड़ा की दुनिया का सामना करना पड़ेगा। चूंकि एक पक्ष क्राउन प्रिंस का व्यक्ति था और दूसरा पक्ष जनरल वांग का बेटा था, इसलिए पुलिस विभाग ने स्वाभाविक रूप से जनरल वांग को स्थिति समझाने के लिए एक ध्वनि संचारक ताबीज भेजा। जनरल वांग को ऐसा गुस्सा पहले कभी महसूस नहीं हुआ था।
सिंहासन बदल रहा था और यह एक संवेदनशील समय था, और इस वांग यीगाओ ने क्राउन प्रिंस को परेशान करने का फैसला किया। हालांकि उसे नहीं पता था कि इस लड़के का क्राउन प्रिंस से क्या संबंध था, भले ही यह बहुत ज्यादा था। एक छोटी सी बात के कारण क्राउन प्रिंस के लिए अपने पद के लिए किसी और को चुनने और उसे हटाने का निर्णय लेना काफी था। वह वास्तव में इस निकम्मे बेटे को मार डालना चाहता था। झाओ मिंगशान ने वांग यीगाओ को ध्वनि संचारित तावीज प्राप्त करने पर आतंक से ठिठुरते हुए देखा। वह तुरंत अपने आदमियों पर चिल्लाया, तुम उन्हें अभी भी क्यों पकड़े हुए हो? अब उन्हें छोड़ दो। डांट फटकार के बाद वे लोग घबराने लगे। वे रस्सी खोलने गए, लेकिन लिन मिंग ने उपहास किया, आप मुझे बांधना चाहते हैं, इसलिए आपने मुझे बांध दिया। अब आप मुझे रिहा करना चाहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बार जब आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए अच्छा परिणाम नहीं होगा। अध्याय 32 दूसरों की शक्ति से दमन करना। झाओ मिंगशान ने लिन मिंग की ओर देखा। उन्होंने याद किया कि लिन मिंग ने एक बार ये शब्द कहे थे, आप मुझे बांधना चाहते हैं, लेकिन एक बार ऐसा करने के बाद आपके लिए अच्छा परिणाम नहीं होगा। इतने बेहतर समर्थन का सामना करते हुए झाओ मिंगशान के पास अपना सिर झुकाने और इस लड़के के लिए कुत्ते के रूप में खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि यह उसके लिए एक भारी क्षति थी, लेकिन यह उसकी अपनी छोटी सी जान बचाने की तुलना में कुछ भी नहीं था। झाओ मिंगशान ने तुरंत अपना चेहरा बदल लिया। जैसे ही उन्होंने कहा, उनका पूरा चेहरा एक जबरदस्त मुस्कान से भर गया। ऐसा प्रतीत होता है कि हमने गलती से 2 ड्रैगन राजाओं को पकड़ लिया। ये दोनों साथी भाई, आज सचमुच एक मूर्खतापूर्ण गलतफहमी थी। मुझे आशा है कि आप कुछ दया दिखा सकते हैं और मेरे अपराधों को नजरअंदाज कर सकते हैं। तुम लोग जल्दी से इन दोनों साथियों को खोलो। हालांकि उसे अभी तक नहीं खोला गया था, लिन जियाओडोंग का गैग कपड़ा बाहर निकाला गया था और वह थोड़ा हैरान था। लेकिन लिन मिंग ने इन दिनों उसे हर तरह के आश्चर्य दिए थे, इसलिए उसने जल्दी ही अनुकूलन कर लिया। क्या यह वह मायावी और रहस्यमय गुरु था जिसके बारे में लिन मिंग ने बात की थी? लिन जियाओडोंग के लिए इतना शक्तिशाली व्यक्ति उनके लिए केवल एक विदेशी अवधारणा थी। लेकिन किसी भी मामले में जब कोई ऐसा व्यक्ति उनका समर्थन कर रहा हो, तो उसे इन बेवकूफों से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम्हारे पूरे परिवार को चोदो, तुम्हारी मां और तुम्हारे परिवार को चोदो, तुम छोटी मां चोदो। जब अधिकारी उसके बड़े शरीर को बांधने वाली रस्सियों को खोलने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो लिन शियाओडोंग ने विशेषणों की एक श्रृंखला जारी की। जैसे ही वह इधर उधर लुढ़का, लिन जियाओडोंग ने उन्हें एक तरफ धकेल दिया। तुम्हें लगता है कि जब चाहो मुझे बांध दोगे और जाने दोगे? लिन शियाओडोंग को मूल रूप से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब जब उसका दबदबा था, तो वह स्वाभाविक रूप से एहसान का बदला चुकाएगा। झाओ मिंगशान के पास शब्दों को स्वीकार करने और चुपचाप सहने के अलावा कुछ नहीं था। वह मुस्कुराया और परिश्रमपूर्वक कहा, छोटे भाइयों, मैं अंधा और मूर्ख था। क्या आप दयालु होंगे और आज इन मामलों को नजरअंदाज कर देंगे? यदि आप किसी तरह हमें आपको मुआवजा देने की अनुमति देंगे तो मैं वास्तव में आभारी रहूंगा। लिन जियाओडोंग ने अपनी गर्दन टेढ़ी कर ली। पुलिस विभाग के इन अधिकारियों को केवल थोड़ा सा वेतन मिलता था, जिसमें थोड़ा सा सोना भी होता था जिसे वे किताबों से निकाल देते थे। लिन जियाओडोंग को इनमें से कोई भी पैसा पसंद नहीं था, तो उसे यह पैसा देने का क्या मतलब था? इस समय लिन शियाओडोंग ने वांग यीगाओ को एक तरफ जाते हुए देखा। वह भागने के लिए ध्यान भटकाने का फायदा उठा रहा था। लिन जियाओडोंग ने गुस्से में कहा, रुको, जिसकी मां ने कहा कि उस बच्चे को जाने दो, अभी यहीं लौटें। ये शब्द सुनते ही वांग यीगाओ अपने घोड़े से लगभग गिर पड़े। घटनाओं की बारी और उसे भयभीत कर दिया। उनके पिता सजा के लिए उनके घर लौटने का इंतजार कर रहे थे। यह बिल्कुल दुस्वप्न था। अब लिन मिंग को देखकर भी उसका दिल डर से कांपने लगा।
जवाबी कार्रवाई करना भूल जाइए। अगर उसने लिन मिंग को दोबारा कभी देखा तो वह भागने की पूरी कोशिश करेगा। वांग यीगाओ न केवल लिन मिंग से डरते थे, बल्कि उन्हें यह भी नहीं पता था कि लिन मिंग को किस तरह का समर्थन प्राप्त है। ये जो कुछ भी था, वह किसी भी चीज से बढ़कर था जिसकी वह तुलना कर सकता था। अपने पास मौजूद एकमात्र लाभ को खोने के बाद वांग यीगाओ को अंततः एहसास हुआ कि वह लिन मिंग से पूरी तरह से हीन थे। आप क्या चाहते हैं? तुम दूर जाना चाहते हो? क्या आपको लगता है कि इस पूरी दुनिया में कुछ भी ऐसा है जो इतना आसान है? लिन जियाओडोंग को अचानक प्रेरणा मिली। उन्होंने कई अधिकारियों से संपर्क किया। तुम वहां हो, इस आदमी को मारो। ये सुनते ही वांग यीगाओ कांप उठा। झाओ मिंगशान ने मोह फेर लिया। अब वह वास्तव में नहीं जानता था कि क्या वह अपना सिर सुरक्षित रख सकता है। यदि वे वांग यीगाओ को और मारते हैं, तो वह सचमुच मर सकता है। झाओ मिंगशान ने विनती भरी दृष्टि से लिन मिंग की ओर देखा। लिन मिंग ने अंततः कहा, इसे समाप्त समझो। इस तरह के व्यक्ति से निपटने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने वांग यीगाओ की ओर देखा और पूछा, मैं आपसे पूछता हूं, जब आप परेशानी खड़ी करने आए थे, तो मैंने देखा कि नीली गाड़ी से कुछ लोग मेरी जासूसी भी कर रहे थे। क्या वह झू यान था? वांग यीगाओ को अपने पेट में गिरावट महसूस हुई। क्या इस आदमी के सिर के पीछे आंखें थीं? वह पहले से ही लिन मिंग से पूरी तरह डरता था, लेकिन अब वह डर गहराता जा रहा था क्योंकि उसकी आंखों में आतंक भर गया था। वह अभी भी नहीं बोला, इसलिए लिन मिंग ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया और ठंडे स्वर में कहा, हां या नहीं। वांग यीगाओ का दिल रुक गया और उसने अपने दांत भींच लिए। उसने सहमति में सिर हिलाया। आज का मामला भी झू यान द्वारा सोचा गया था। वांग यीगाओ ने फिर सिर हिलाया। अच्छा, तुम जा सकते हो। लिन मिंग पहले से ही सोच रहे थे कि यह मामला था। झू यान नहीं चाहता था कि वह 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में प्रवेश करे। वांग यीगाओ महज एक मोहरा था जिसका इस्तेमाल उसे प्रवेश परीक्षा में भाग लेने से रोकने के लिए किया गया था। लिन मिंग इतने छोटे खिलाड़ी से दोबारा परेशान नहीं होना चाहते थे। इसका कारण ये था कि वांग यीगाओ के पिता जनरल थे। लिन मिंग भी विवेक जानता था, और उसने पहले से ही अपने पीछे कुछ छिपा हुआ सच्चा सार छोड़ दिया था जो उसे कुछ समय के लिए अपने बिस्तर तक ही सीमित कर देगा। लिन मिंग की बात सुनकर झाओ मिंगशाओ ने राहत की सांस ली। वह व्यक्तिगत रूप से उन्हें खोलने के लिए आगे बढ़ा। लिन शियाओडोंग ने अपनी मोटी कलाइयों को मोड़ा और झाओ मिंगशान की ओर देखा जो काले घोड़े से कूद गया था। लिन शियाओडोंग की पैसे पर गहरी नजर थी, और वह एक नजर में समझ गया कि यह घोड़ा एक बेहतर नस्ल का है। हालांकि उनकी तुलना मार्शल क्वार्टर के बर्फीले सफेद घोड़ों से नहीं की जा सकती थी, लेकिन उनका मूल्य 500 सोने के टन से कम नहीं था। हम ठीक हैं, आपको हमें विदा करने की जरूरत नहीं है। 2 घोड़े पीछे छोड़ दो। वह काले मन वाला घोड़ा भी अच्छा है, मैं इसे ले जाऊंगा। ये सुनते ही झाओ मिंगशाओ का मुंह हिल गया। यह घोड़ा उसका प्रिय और बहुमूल्य सौंदर्य था, लेकिन उसने दांत भींचकर कहा, अगर इन साथी भाइयों को मेरा घोड़ा पसंद है, तो बेझिझक उसकी सवारी करें। हा, तो फिर मेरे असभ्य होने पर बुरा मत मानना, लिन जियाओडोंग ने कहा। वह उछल पड़ा और उसका गठीला शरीर काले घोड़े पर बैठ गया। हे, चलो चलें। जैसे ही उन्होंने समूह छोड़ा, लिन शियाओडोंग बहुत अच्छे मूड में थे। शतर, वह पैसा पाने से बेहतर था। मैंने अपने जीवन में कभी इतना अच्छा महसूस नहीं किया। उस बेवकूफ गाओ येवांग ने न केवल सबक सीखा, बल्कि कप्तान ने मुझे अपना घोड़ा भी दे दिया। हा, इसे ही वे महान जीवन कहते हैं। लिन मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने आज दूसरों की शक्ति और प्रभाव उधार लिया है, लेकिन ऐसा करने के लिए कोई भी कनेक्शन पर भरोसा कर सकता है। यदि हम वास्तव में महान महसूस करना चाहते हैं, तो हमें खुद को मजबूत बनाना होगा और दुनिया को डराने के लिए अपनी ताकत पर निर्भर रहना होगा।
फिर कोई हमें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। वह एहसास सचमुच बहुत अच्छा होगा। दुनिया को डराओ। हा भाई लिन, मेरे पास आपके जैसे भव्य सपने नहीं हैं। मुझे दूसरों की शक्ति और प्रभाव पर भरोसा करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में क्या ख्याल है भाई लिन? जब एक दिन आपका नाम दुनिया भर में जाना जाता है, तो आप मेरे लिए कवर करते हैं। मैं उन्हें आपका नाम बताऊंगा और उन्हें डरा दूंगा। ठीक है, लिन मिंग जोर से हंसे। दोनों को मूल रूप से सड़क से केवल 3 या 4 मील नीचे लाया गया था। वे अपने घोड़ों पर सरपट दौड़े और थोड़ी ही देर में वापस चौराहे पर आ पहुंचे। चौराहे पर अभी भी लोगों का समुद्र था। ऐसा लग रहा था कि ताकत का परीक्षण अभी शुरू हुआ है। लिन मिंग अब तक नीली गाड़ी के बारे में भूल चुका था। उसने देखा कि वह अभी भी वहीं बैठा था, लेकिन अब झू यान उसमें से उतर चुका था। वह एक लंबी तलवार पकड़े हुए था और बर्फ जैसी ठंडी निगाहों से घूर रहा था। ऐसा लगता है कि मैंने आपको अपेक्षा से कम श्रेय दिया। आप काफी प्रतिभाशाली हैं। एक क्षण में झू यान ने अपनी आवाज लिन मिंग तक पहुंचा दी थी। वे 200 मीटर दूर थे, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो झू यान ठीक उसके बगल में बोल रहा हो। यह सच्चे सार के साथ भेजा गया संदेश था। इसे प्राप्त करने के लिए सच्चे सार पर अत्यधिक उच्च स्तर के नियंत्रण की आवश्यकता थी। झू यान पिछले 6 महीनों में तीसरे चरण के चरम पर पहुंच गया होगा। यह मत सोचिए कि सिर्फ इसलिए कि आप शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण में पहुंच गए हैं कि आप कुछ खास हैं। कुछ बेकार आलुओं को पीटना, जो आपके ही स्तर के हैं, कोई उपलब्धि नहीं है। तुमने कहा था कि एक दिन तुम मुझसे आगे निकल जाओगे। अच्छा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे और मेरे बीच के वास्तविक अंतर के बारे में बताऊंगा, और तुम सीखोगे कि तुम्हारा इस दुनिया का कुलीन बनना तय नहीं है। इस दुनिया का एक कुलीन वर्ग। लिन मिंग ने झू यान को देखा और मुस्कुराए। निश्चित रूप से इस दुनिया का नहीं।